प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 16 अपना पराया पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षार्थियों, अपना पराया पाठ विश्नोई जी द्वारा लिखा है। यह पाठ विज्ञान के विषय पर आधारित है। शिक्षार्थियों, इस पाठ में जैसा कि इसके शीर्षक से ही पता चलता है, अपना पराया, तो जिस प्रकार हम अपने घर में किसी के दरवाज़ा खटखटाने पर उसे देखकर ये सुनिश्चित करते हैं कि जो व्यक्ति हम पहचान रहे हैं वो हमारे लिए खतरा पहुंचाने वाला नहीं है और उसे हम अपने घर में प्रवेश करने देते हैं। लेकिन यदि हम उस व्यक्ति को नहीं पहचानते या वह व्यक्ति हमारे लिए खतरनाक है तो हम उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर भी कार्य करता है। हमारा शरीर एक ऐसे किले की तरह है जिसमें ऐसी चीज़ों या ऐसे रोगाणुओं, ऐसे विषाणुओं का प्रवेश नहीं होने दिया जाता जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। शिक्षार्थियों, आपके त्वचा पर कभी या उंगली में कभी कोई कांटा गड़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हम चिमटी के सहारे उसे निकालने की कोशिश करते हैं। उसे हम यूं ही अपने शरीर में चुभा हुआ नहीं छोड़ देते। यदि इस प्रयास में कांटे का छोटा सा हिस्सा रह जाता है तो वह हिस्सा कुछ दिनों के बाद फोड़ा बन जाता है और मवाद के साथ वो बाहर निकल आता है। हमारा शरीर उस कांटे के टुकड़े को भीतर नहीं रख सकता। इसी प्रकार हमारे शरीर के जो दूसरे अंग हैं जिन्हें हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय का अर्थ होता है ऐसे अंग जिनसे हम महसूस करते हैं, जानकारी जिससे मिलती है। ऐसे अंगों की संख्या 5 है। पहली है त्वचा, दूसरी है आँख, तीसरी है नाक, चौथी है कान और 5वीं है जीभ। तो जिस तरह शिक्षार्थियों आपने देखा कि हमारी त्वचा प्रतिक्रिया करती है, किसी भी चीज़ को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देती, उसी प्रकार हमारी दूसरी ज्ञानेंद्रियां भी प्रतिक्रिया करती हैं। बाहर के वातावरण में तरह तरह के जीवाणु और रोगाणु फैले हुए रहते हैं जो मौका पाकर हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी आँखों में जब कोई कंकड़ या कोई तिनका पड़ जाता है तो हमारी आँखों में बहुत सारा पानी भर जाता है और उस पानी के सहारे वो कण या तिनका बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार जब हमारी नाक में कोई धूल, कोई मिट्टी का कण, कोई तीखी गंध मसाले की या इत्र की जाती है तो हम छींक करके उसे बाहर निकालते हैं। हमारा शरीर उसे भीतर प्रवेश नहीं करने देता।
हमारी नाक की बनावट ही ऐसी होती है कि वो तरह तरह के रोगाणुओं या विषाणुओं को प्रवेश करने से रोकती है। आपने देखा होगा हमारी नाक के जो छिद्र होते हैं उसमें छोटे छोटे रोम बने होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल के कण और तिनकों को और रोगाणुओं को, जीवाणुओं को जाने से रोकते हैं। लेकिन यदि कोई जीवाणु या रोगाणु उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारी नाक की जो नलिका है उसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें रोगाणु या विषाणु या जीवाणु चिपक जाते हैं और हमारी नाक से निकलने वाले पानी के साथ वो बाहर निकल जाते हैं। कई बार ऐसे जीवाणु और रोगाणु भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं और वो हमारे फेफड़े तक पहुंच जाते हैं। फेफड़े में पहुंचने के बाद इन रोगाणुओं से हमारा शरीर प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रिया करता है और कफ के रूप में या बलगम के रूप में उसे हम बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि हमारा शरीर कैसे रोगाणुओं और जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करता है। हमारे शरीर में प्रतिरोध करने की क्षमता है और उसका एक तंत्र है। आपने जीभ को भी प्रायः यह महसूस किया होगा कि जब कोई ऐसी खाने की वस्तु जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, कड़वी है या बहुत तीखी है, या कोई बाल का टुकड़ा या कोई कंकड़ जब हमारे मुंह में भोजन के साथ जाता है तो हमारी जीभ उसे तुरंत पहचान जाती है और उसे भीतर जाने से रोकती है और हम थूक से उसे बाहर कर देते हैं। लेकिन यदि वह चीज़ कोई ऐसी वस्तु जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है भीतर चली जाए तो हमारी आंतें, हमारा पेट उसे स्वीकार नहीं करता और वमन के जरिए, उल्टी के जरिए उसे बाहर कर देता है। तो आपने देखा कि कैसे हमारे शरीर के जो अंग हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वह हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के कई उपाय करती रहती है और हमें बीमार होने से बचाती है। इसी प्रकार कान भी इसी तरह प्रतिक्रिया करता है और कान में भी अगर कोई चीज़ चली गई, कोई धूल का कण या कोई ऐसी वस्तु या कोई कीड़ा, तो कान भी इसी तरह प्रतिक्रिया करता है और उसे किसी स्राव के माध्यम से बाहर निकाल देता है। आपने देखा होगा कान में भी छोटे छोटे रोमे होते हैं, बाल होते हैं और एक चिपचिपा पदार्थ कान के भीतर भी पाया जाता है जो हर तरह के रोगाणु और कीटाणु को भीतर जाने से रोकने का काम करता है। तो शिक्षार्थियों, हमारा शरीर एक किले की तरह होता है, एक दुर्ग की तरह होता है जिसमें किसी भी ऐसी वस्तु का प्रवेश नहीं होने देता जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन वातावरण में कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे जीवाणु और रोगाणु हमेशा रहते हैं हमारे शरीर पर भी, हमारे वस्त्रों पर, आसपास के वायुमंडल पे, कि वो हमेशा शरीर में जाने का प्रयास करते हैं। तो जब भी हमारी त्वचा कहीं कट जाती है, छिल जाती है या कोई फुंसी हो जाती है, फोड़े हो जाते हैं, तो उस माध्यम से त्वचा के भीतर ये रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं और जब ये रोगाणु भीतर प्रवेश कर जाते हैं
तो हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। वो इन रोगाणुओं से लड़ने का काम करती हैं और इन्हें मार डालती हैं, रोगाणुओं को आगे नहीं बढ़ने देती। आपने देखा होगा कि कहीं त्वचा अगर कट गई है तो वहाँ का स्थान थोड़ा अधिक लाल और सूजा हुआ और गर्म हो जाता है। वो इसलिए कि श्वेत रक्त कणिकाओं को उन रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारी रक्त वाहिनियों में रक्त तेज़ी से प्रवाहित होता है और इसके कारण एक जगह पे बहुत अधिक रक्त इकट्ठा हो जाता है और श्वेत रक्त कणिकाएं उन रोगाणुओं से लड़के उन्हें हरा देती हैं और यदि हरा देती हैं तो वहाँ पे फिर से नई त्वचा आ जाती है। लेकिन अगर श्वेत रक्त कणिकाएं उन्हें रोकने में सफल नहीं होती और वो रोगाणु आगे बढ़ते हैं और हमारे ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो हमारे ऊतकों को खाने लगते हैं और प्रजनन करने लगते हैं और शक्तिशाली बन के हमारे शरीर को और नुकसान पहुँचाने लगते हैं। हमारे शरीर की जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है तब दूसरी प्रक्रिया करती है और आपने देखा होगा कि कई गिल्टियाँ जैसे गले के पास या कांख के पास या जांघ के पास गिल्टियाँ निकाल आती हैं। ये गिल्टियाँ ऐसी भक्षक कोशिकाओं को बनाती हैं जो रोगाणुओं को खाने का काम करती हैं। शिक्षार्थियों, अगर रोगाणु अधिक ताकतवर होते हैं तो वे श्वेत कणिकाओं को नष्ट करके आगे बढ़ने लगते हैं और ऊतक तरल में घुस जाते हैं। हमारे शरीर में नसों की दीवार इन ऊतकों से बनी होती है। ऊतक तरल पहले तो अपनी ही बारीक नलियों में बहता है, फिर रक्त में मिल जाता है। रोगाणुओं के ऊतक तरल से रक्त में पहुंचने से पहले शरीर की एक और प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था सक्रिय हो जाती है। हाथ पर भी फोड़ा फुंसी हो या चोट लगे तो बगल में, पैरों में होने पर जांघ में और गले में किसी संक्रमण के होने पर गले में कुछ गिल्टियाँ फूल जाती हैं। इन गिल्टियों में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो ऊतक तरल से रक्त की ओर बढ़ने वाले रोगाणुओं को खा जाती हैं। लेखक ने इन्हें भक्षक कोशिकाएं कहा है। अगर रोगाणु इन भक्षक कोशिकाओं के काबू में भी नहीं आते तो वे रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। रक्त हमारे सारे शरीर में संचरण करता है, इसलिए ये रोगाणु भी सारे शरीर में फैल जाते हैं और ऊतकों को खा खा कर अपनी ताकत और संख्या बढ़ाते जाते हैं। ऐसी स्थिति में रोगी की दशा गंभीर होने लगती है। इसलिए गिल्टी फूलने तक तो हमें किसी डॉक्टर तक अवश्य ही पहुंच जाना चाहिए। शिक्षार्थियों, कुछ रोगाणु इतने प्रबल होते हैं कि भक्षक कोशिकाएं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती।
ये रोगाणु विषैले होते हैं। इनमें जो विष निकलता है वह उल्टे भक्षक कोशिकाओं को ही नष्ट कर डालता है। इन विषैले रोगाणुओं को वायरस कहते हैं और इनके संक्रमण को विज्ञान की भाषा में वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा व्यवस्था अब अपनी अंतिम लड़ाई लड़ती है। इन विषाणुओं का निर्माण कर लेती है। विज्ञान की भाषा में ये रासायनिक प्रतिपिंड या एंटीबॉडी कहलाते हैं। किसी पिंड के प्रतिपक्ष में बनने वाले पिंड होते हैं। अर्थात किसी खास किस्म के विषाणुओं के खिलाफ मोर्चा बनाने वाले पिंड। एक किस्म के प्रतिपिंड एक ही बीमारी से लड़ सकते हैं जिनके विरुद्ध उनका निर्माण हुआ है। इसलिए हर बीमारी के लिए अलग अलग किस्म के प्रतिपिंडों की जरूरत होती है। हमारे शरीर में अनेक ग्रंथियां होती हैं। इन्हीं में से एक प्रकार की ग्रंथि लसिका ग्रंथि होती है। इस लसिका ग्रंथि की कोशिकाओं से ही प्रतिपिंडों का निर्माण होता है। आप समझ गए होंगे कि शरीर में प्रतिपिंड तैयार अवस्था में नहीं होते। ये प्रतिपिंड रोगों के संक्रमण होने पर ही तैयार होते हैं। अगर हम थोड़े या ज़्यादा बीमार होकर फिर स्वस्थ हो जाते हैं तो ये प्रतिपिंड हमारे शरीर में अलग अलग समय तक के लिए बने रहते हैं और पुनः संक्रमण होने की स्थिति में ये तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। प्रत्येक रोग के प्रतिपिंड के शरीर में बने रहने की समय अवधि अलग अलग होती है। जैसे फ्लू या वायरल बुखार के प्रतिपिंड कुछ हफ्ते तक ही रह पाते हैं। चेचक के प्रतिपिंड 10 से 15 वर्ष तक बने रहते हैं, जबकि क्षय रोग या टीबी के प्रतिपिंड सारी उम्र बने रहते हैं। आप यह चार्ट देख सकते हैं जिसमें ऐसे प्रतिपिंडों के लिए टीके लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि बचपन से किशोरा अवस्था तक के बालकों को तरह तरह के टीके लगाए जाते हैं। ये टीके उस रोग के कमज़ोर किए हुए रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे प्रतिपिंड पैदा होते हैं और जब इस रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो पहले से बने हुए प्रतिपिंड उन रोगाणुओं को मारने का काम करते हैं और शरीर को बीमार होने से बचाते हैं। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां जो घातक हैं, उनसे बचाने के लिए तरह तरह के टीके लगाए जाते हैं।
शिक्षार्थियों, आपने इस पाठ का अर्थ समझा, इसको धैर्य से आपने सुना। इस पाठ के अगले अंश की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Dear learners, we learn the words in audio-visual equipment in sign language version one by one. Camera, cassette, chart, compact disc, computer, cutout, film, hearing aid 1, hearing aid 2, overhead projector, radio, record, shooting, sound, television, video camera, video cassette recorder, digital camera, floppy, map, model, poster. Thank you learners for watching us. Dear learners, I welcome you to NIOS Studio. Today we will learn alphabets. We will sign these alphabets one by one. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R,
S T U V W X Y Z. Thank you for watching us. Hope it's useful for you. For any kind of learning support, you contact us. For more information, log on to www.nios.ac.in. Thanks once again. Dear learners, we learn the words on basic norms in sign language version one by one. Angry, bad, belief, bold, brave, busy, cheat, clever, confident, corruption, faith, false, fear, good, guilty, happy, hardworking, help, hope, instigate, insult, interest, lazy, lie, patience, proud, right, sad, sly. Thank you, trouble, true, trust, sigh, like. Thank you for watching us.